उन्होंने मेरे ध्यान में लाकर वहीं छोड़ दिया और फिर करते करते आज ये दूसरे दशक में मैगजीन चल रही है आपकी मेहनत से, आपके मार्गदर्शन से। वैसे मेरा पक्ष हमेशा प्रिंट का ही रहा है। प्रिंट मीडिया से मैं बिलोंग करता हूँ, रहा प्रिंट मीडिया में। मेरे प्रिंट मीडिया के भाई और विचार प्रिया के भाई भी प्रफुल्ल जी ने बहुत अपने प्रेम से और जोशी भोजन से हमें लाभान्वित करा। दीपक जी का परिचय वैसे पिताजी के कारण मुझे हुआ, क्योंकि आपका सम्मान पिताजी के साथ और वो भी जो सुभाष ने कहा था साइकोलॉजी के रूप में मैंने देखा था। लेखक का लाभ अभी मुझे मिला है पुस्तक को पढ़ के। दीपक जी ने मुझे इसका वीडियो भेजा था, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। जन साहब हमारे सीनियर हैं सेना परिवार के। सुभाष जी का मेरा संबंध एक विशेष संबंध ये है कि मेरे जीवन का पहला वोट सुभाष जी को दिया था। मैं एक वर्ष मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दीपक जी ने काफी डिटेल में बताया है, मैं और विषय के बारे में भी और पुस्तक के बारे में मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मिस्ट्री कितनी 4 पीढ़ी से तो मिस्ट्री चल रही है और मिस्ट्री के बारे में मैं कुछ मार्गदर्शन दे रहा हूँ। ये मेरा इतना स्टेचर नहीं है। किताब आपके सामने है और वास्तव में अगर इसको बारे में कुछ कहें, एज अ रिसर्चर, एज अ स्टूडेंट, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मानिए या कोई भी सोशल साइंसेज के हिसाब से आप देखिए तो ये एक स्टोर हाउस है। आगे किसी को भी रिसर्च करना हो, चाहे नेताजी पर करना हो और चाहे रिसर्च प्रोसीजर्स पर करना हो, इस पुस्तक से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, इस पुस्तक से आपको दिशा मिलेगी। मुझे एक वर्ष कलकत्ता में स्टेशनर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। एडिटोरियल पेज पर मैंने काम करा और हमारी रोटेशन की ड्यूटी लगती थी कि जो एडिटर उस समय इंटरनेट तो नया था ही, तो अधिकतम जो आते थे लेटर्स टू एडिटर वास्तव में पोस्ट कार्ड पर आते थे या कोई लंबे लेख लिख कर आते थे। और मैं स्टेट्समैन जो एक पूरी ईस्टर्न इंडिया का एक समय सबसे प्रथम, सबसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर रहा, महीने में लगभग कम से कम 5 ऐसे पत्र आते थे रीडर्स के टू द एडिटर। आज मैंने सियालदह वाली लोकल पर नेताजी को देखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में ऐसे लेटर आते हैं हमारे पास। इसलिए जो मिस्ट्री की बात है, मैंने कलकत्ता में रहते हुए मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमने ड्यूटी मेरी कभी जाती थी, मैं देखा था, किसी और की ड्यूटी होती थी, वो भी आकर देखो ये दोबारा आया ऐसा लेटर, और वो सेम व्यक्ति नहीं थे, अलग अलग हैंडराइटिंग से पता चलता था कि वास्तव में अलग लोग लेटर भेज रहे हैं ऐसे। तो वो मैंने शुरुआत में मैं उस विषय से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मिस्ट्री इस किताब में है। मैं इस मिस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु जो वेंकोजी मंदिर में जो अस्थियां हैं उसके बारे में इस पर चर्चा हुई है किताब के बारे में। सबसे सिंपल प्रोसीजर, एक आधा जो मिस्ट्री है उसका आधा सॉल्व करने का तरीका ये है कि भारत सरकार वो अस्थियों के लिए डिमांड करे एज अ इंडियन एसेट, बिकॉज हमारे नेताजी के एसेट्स अगर नेताजी के हैं तो वी कैन डिमांड, गवर्नमेंट शुड डिमांड, सरकार उनको जापानीज गवर्नमेंट रेंगोजी मंदिर या जो भी संस्था है, ट्रस्ट है जो रेंगोजी मंदिर को संचालन करता है,
उनसे एशेस अस्थियों के लिए डिमांड करें और इन अस्थियों का डीएनए चेक करें। बहुत आसान तरीका है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये एटलीस्ट ये मुश्किल तो खत्म हो जाएगी कि एयर क्रैश, मिलिट्री हॉस्पिटल और दाह संस्कार और अस्थियां, अगर वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, इसका मतलब जो मिस्ट्री रहती है वो है रशिया, जहाँ दीपक जी ने खूब काम करा है उसका। और उन्होंने किताब में वास्तव में प्रफुल्ल जी को खूब श्रेय दिया कि प्रफुल्ल जी का है बहुत रहा उस रशिया पार्क में रिसर्च के लिए। मैं किताब के बारे में और इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, परंतु ये शुरुआत जब मैं नया गया था स्टेशनरी में, तो यूनिवर्सिटी वाली शुरुआत वहाँ से होती है। एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट के साथ में बताता हूँ, प्रफुल्ल जी ने नेताजी को जियो स्ट्रेटेजिक इवेंट्स और एक्टिविटीज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जोड़ा है। मैं नेताजी को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम राइटिंग सब ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी से रहा है। और मेरे लिए 4 स्टोरीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, मैं मिस्ट्रीज हैं, स्टोरी माने मिस्ट्रीज माने। नेताजी का तो है ही प्रथम 52 वर्ष के टीटोटल नॉन स्मोकर वेजिटेरियन विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम के हेड, अचानक उनका हार्ट अटैक होता है 52 वर्ष की उम्र में। फिटनेस के बारे में कभी कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं जिससे वो प्रभावित हो। विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसलिए हमारे ऊपर प्रतिबंध अमेरिका और अन्य देशों में लगाए थे कि अगर आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है तो उसका मतलब आप एक ट्विस्ट करो तो स्पेस रॉकेट को आप मिसाइल बना सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है, बनेगा लिखित में बोले नहीं बोले, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वही होती है। आपको ऊपर भेजना है, वापस लाना है। एक तो ऊपर जाएगा, ऊपर वापस नहीं आएगा, एक वापस आएगा। आपको री एंट्री टेक्नोलॉजी मास्टर करनी है। वो कोई अगर आपको लॉन्च टेक्नोलॉजी है तो री एंट्री आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय विक्रम साराभाई की डेथ होती है जब इंडिया वापस लॉन्च फेज में था, वापस उनसे कुछ वर्ष पहले डॉक्टर होमी भाभा का एयर क्रैश होता है, जो बिना कोई संकोच, मुझे कोई संकोच नहीं करने में, उस समय भी सब विश्व में उनको माना जाता था कि एशिया के नंबर 1 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट, कुछ भी आवा नहीं। एशिया में नंबर 1 थे तो डॉक्टर होमी भाभा थे। उनका एयर क्रैश जब वो वियना जा रहे थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग के लिए, उनका एयर क्रैश स्विट्जरलैंड में। ये मुश्किल मेरे करियर में आती रही। मैंने जब पढ़ा था, रिसर्च करा था आर्टिकल्स के लिए, और लास्ट मिस्ट्री में आपको बताता हूँ। कभी मैं फिर जब वर्दी पहनी और मेरा रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, हमें विमान से कूदने का सिखाया जाता, कूदते भी हैं, और हम कूदते थे एक घड़ी को एयरक्राफ्ट से। अधिकतम बनी एक घड़ी से कूदना पड़ता है। तो A-32 का इंपोर्ट हुआ रशिया से, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से, और 80 के दशक में यूएसएसआर के बाद में इंडिया सबसे लार्जेस्ट यूजर ऑफ A-32। मार्च 1986 में 3 नए A-32 कीव से, जो अभी यूक्रेन में कीव से फेरी हो रहे हैं इंडिया। उनको लैंड करना है जामनगर, मार्च 24 ऐसा डेट है 1986। और फेरी का मतलब या तो आप कुछ इक्विपमेंट डालो उसको फेरी कर रहे हो, या रिपेयर मेंटेनेंस के बाद फेरी हो रहा है एयरक्राफ्ट, या उस वो तो फेरी हो रहे थे एज ए ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। 3 साथ आ रहे थे, जिसमें ये विमान जो बीच में था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किलो 2729 ऐसा कुछ था, K2729 ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर। मस्कट में रिफ्यूल होती है,
और उसके 1.5 मीटर बाद फॉर्मेशन फ्लाइंग, फेरी फ्लाइंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग बीच वाली एयरक्राफ्ट बिना कोई नोटिस, बिना कोई मेडे सिग्नल, बिना कोई रेडियो मैसेज प्लेन डाला और उनको लैंड करना था जामनगर। ये मैं तो प्रिंट इन्वेस्टर था उस समय, मुझे एयरफोर्स मित्रों ने मुझे बताया ये भी हमारे लिए बड़ी मिस्ट्री है, तुम जब मिस्ट्री की बात करते हो। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करा और फेरी, नए एयरक्राफ्ट फेरी होती है, एयरफोर्स की जिम्मेवारी है, तो पायलट, को पायलट एंड नेविगेटर ये होते ही ये थे। परंतु उस एयरक्राफ्ट में 4 पैसेंजर्स भी थे। पैसेंजर्स के बारे में पूछा, इक्विपमेंट के बारे में पूछा, लोड के बारे में पूछा, तो जिस दिशा में बात जा रही थी मैंने सोचा कि अच्छे है कि मैं इस दिशा में नहीं जाऊँ देश के हित में, और वो भी हिस्ट्री है। मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा, मैंने ही कहा कि मैं सही था, सही दिशा में था, लेकिन हो भी सकता है कि कोई मुझे गलत दिशा में ले जाए, परंतु नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक मिस्ट्री है, क्योंकि नया विमान, फॉर्मेशन फ्लाइंग, ब्रांड न्यू डिलीवरी और 3 में से बीच वाला ऐसे है जामनगर से लगभग 400 मील समुद्र में, अरब महासागर। ये मुश्किल मैं चाहता हूँ कि कोई उसको उठाए, और जब मैं उठा रहा था तो दिशा कुछ ऐसी थी, इसलिए मैंने आगे उठाया नहीं और मैं उस मिस्ट्री को वैसे ही छोड़ दिया मैंने। तो मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस दृष्टि को वापस मेरे जहन में उजागर करा, और कभी न कभी ईश्वर मौका दे तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और उसकी सारी रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेनाओं को है। हमारी थल सेना, हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना, इनके अदम्य साहस और उनके पराक्रम का रूप ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बी.के. चतुर्वेदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनका लगभग 35 से 40 वर्षों का अनुभव भारतीय थल सेना में रहा है। धन्यवाद आदरणीय सुधांशु जी, जो कि मैं समझता हूँ परफेक्शनिस्ट है। मैं खो खो का जब इनॉग्रेशन हुआ था, इंटरनेशनल खो खो, मैं उस दिन गया था, और जिस तरह से आपने उस सेरेमनी को कंडक्ट कराया, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही अद्वितीय हैं। हमारे कलीग इनाम मनवेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे रक्षा मंत्री कैप्टन जसवंत सिंह जी के सपुत्र हैं, और दीपक जी जिन्होंने ये पुस्तक आज जिसका विमोचन हुआ है उसका पूरा रिसर्च सब कुछ उनका क्रेडिट है। प्रोफेसर मिश्रा जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने वक्तव्य रखे, और प्रफुल्ल केतकर जी जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, उन्होंने बहुत ही फोर्सफुल ढंग से जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स और नेताजी के बारे में हम सबको बताया। और अंत में मेरे छोटे भाई पवन अग्रवाल जी जो प्रभात प्रकाशन के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे इनके फादर श्याम सुंदर जी से भी आशीर्वाद मिला है, और मैं काफी समय उनके साथ जुड़ा रहा। आज इस महान प्रबुद्ध वर्ग के बीच में अपने को पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। ये सब अपनी अपनी फील्ड में एक बहुत ही शीर्ष स्तर पर है। आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, ये वाकई में अगर आप देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्मूसा 1945, इसके बारे में जो पूरा डिटेल, जो रिसर्च, जो
एक तरह से मैं कहूँ कि हर प्रशासनिक अधिकारी के अवरोध के बावजूद वहां पहुंचना, तमाम आर्काइव्स में जाना, पब्लिक लाइब्रेरीज में जाना और विश्व में असंख्य लोगों से बातचीत करना और कम से कम नहीं तो 14-15 राष्ट्रों का एकदम यात्राएं करना और केवल एक चीज के लिए कि उनको सच्चाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटना इन्होंने मुझे पिछले करीब 3 महीने से मैं दीपक जी से संपर्क में हूँ, इन्होंने मुझे बताई, जिसका थोड़ा सा जिक्र इन्होंने अपनी जब ये भाषण में भी बताया था, जब एक रशिया में एक पब्लिक लाइब्रेरी में बड़ी मुश्किल से ये एंट्री पाई वहां पर, और जब वो देख रहे थे उसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट इनको मिला जिसकी इन्होंने फोटो ले ली, लेकिन बाद में वो उसकी कॉपी लेना चाहते थे ऑफिशियली, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। उन्होंने पैसे जमा किए, लेटर लिखा, और जब उसी बात वहां पे सामने बैठकर और कहा कि उसकी मुझे कॉपी ले ली जाए, तो उनको जवाब मिला कि वो है ही नहीं, जो उसका थोड़ा सा इन्होंने। ऐसी परिस्थितियों में जब इतने लोग, और मुझे पूरा विश्वास है उस वक्त केजीबी तो नहीं था, लेकिन केजीबी का फॉर्म अब गया नहीं है ये कि केजीबी खत्म हो गया, लेकिन मैं जब भी रशिया गया हूँ 2-3 बार, वहां पे जो भय है वो आपको बिल्कुल दिखता है। तो उस परिस्थितियों में आपने जिस तरह से ये कार्य किया है, ये इनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस, परिश्रम और जुनून, ये सब बिल्कुल आपको सबको महसूस किया हो, और इस सच्चाई विश्व के सामने प्रदर्शित करने की इनका एक जो दिल में ठाना हुआ है वो जरूर इनको मिलेगा। मैं कुछ नेताजी के बारे में, जिसकी हम सब आज भी जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके बारे में 2-3 शब्द कहूंगा। नेताजी एक संपन्न परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में कटक में पैदा हुए थे। इनके फादर जानकीदास बोस बहुत अच्छे वकील थे, समाज में बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी। 13-14 भाई बहन थे लोग, बड़ा परिवार था। अच्छी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने कटक में, और फिर बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और लेटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। अच्छे स्टूडेंट थे। उस वक्त की जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज IAS का प्रीकशर थी, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा अंग्रेजों ने जो क्रूरता, अत्याचार हमारे भारतवासियों पे, हमारे भाई बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों पे किए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी सरकार की कभी भी सेवा नहीं करूंगा। त्यागपत्र दे दिया, भारत आ गए, स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए, और 1943 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बिल्कुल कैप्टन मोहन सिंह ने, आप सबको मालूम है, रेस की थी और विलुप्तता की जब विलुप्त होने वाली थी, उस संस्था में ऐसी जान भर दी उन्होंने, अपने जिस तरह से इंस्पायर किया उन्होंने कि वो फिर से खड़ी हो गई अपने पैरों पे, और एक 60,000 की फौज उन्होंने तैयार कर दी, which operated in the most inhospitable, rugged terrain of the northeast and most inclement weather. Even today, the Indian Army faces difficulties in operating in those areas. ऐसी जगह पे इस तरह से, and what we did, थोड़ा सा प्रफुल्ल जी ने उसका और दीपक जी ने भी रेफरेंस दिया है। He created such an army which beat the mighty British army in Moiran, इम्फाल के बिल्कुल पास है, on 14 अप्रैल 1944, और वहां पे अपना भारत का कार्यालय जो आज भी है, एक म्यूजियम के रूप में वहां पे बना हुआ है। हर साल 14 अप्रैल को वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है। मुझे भी सौभाग्य मिला है 2-3 बार जाने का वहां पे। लेकिन दिस वाज द पर्सनालिटी ऑफ Netaji Subhash Chandra Bose. What do you have to give to them? Nothing. That famous
स्लोगन नारा जो आप सबने सुना होगा बचपन में, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. That is the man he had nothing to give to you, but what he created, that 60,000 force is remarkable. He was such a visionary. दूरदर्शिता थी उन्होंने 1943 में. He said कि जब तक भारत का पूरा जन इस संग्राम में नहीं पार्ट लेगा, भारत स्वतंत्र नहीं होगा. He created a महिला बटालियन, Rani Lakshmibai Battalion, led by Captain Lakshmi Sehgal in 1943. Indian Army opened the doors for the women in 1991. You see the visionary personality that Netaji was. We must find out the truth. Now I am sure Netaji is definitely no more in this world, in the living like we are all. But we must know what happened. He was such a great personality. He traveled so much. Submarines में गए और long distances. उस वक्त submarines में इतना थोड़ा बहुत. He was not a soldier, but he traveled. He traveled along with his wife in submarines, and then reached in Thailand, Cambodia, anywhere you talk about it. Just on 15th, the people in Cambodia had a webinar in which they were only talking about Netaji Subhash Bose. So, I just went through this, इसका जो प्रारूप था, ड्राफ्ट जो उन्होंने दीपक जी ने मुझे दिया था, and I was so impressed by the complete work. It speaks volumes about his. इन्होंने जो अथक परिश्रम किया है, कर्तव्य परायणता के साथ किया है, अपने साहस के साथ, because his life was in danger when he was trying to get these facts. And I must appreciate his wife. I think मीनू जी यहाँ पे बैठी हैं, जिन्होंने उनका साथ पूरे संघर्ष में दिया. और किसी भी समय, number of times she also must have been under threat, and the patience, just waiting. दृढ़ निश्चय दीपक जी का एक जो जज्बा होता है कि मैं जरूर जो मैंने मन में ठानी है वो अचीव करूंगा. जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो फेमस आप लोगों ने भी सुना होगा, देश सेवा वर मोह है शुभ कर्मंते का मुँह न डरो, जा लड़ूं नर में जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं. वो जज्बा इनके है. और वो ही मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी चीज है जो अभी भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न रह गए हैं, उनका उत्तर भी जरूर हमको मिलेगा. और नेक्स्ट जनरेशन, मुझे बहुत आशाएं हैं अपनी भारत की अगली पीढ़ी से. मैं समझता हूं कि ये ज्यादा इंक्विजिटिव हैं, दे आर मोर टेक्नोलॉजी से भी. इनके दिल में भारत के लिए बहुत अपार प्रेम है. और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल मनमोहन जी ने 4 रहस्य बताए, उसके अलावा मैं एक और कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उसमें जोड़ सकता हूँ. सुनील जी यहाँ बैठे हैं, वो भी एक रहस्य है. और इन सब के उत्तर हमको मिलने चाहिए. और ये बहुत बड़ी चीज होगी. और ये बच्चे हमारे जो यहाँ पर कुछ हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे यहाँ बैठी हुई है, ये जरूर इसको पूरा करेगी. और बहुत से विद्वान जो इस रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, इसमें इतना डाटा है. और जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कितने उनके फ्रेंड्स थे, कि क्या फैमिली की डिटेल्स हैं, कब वो कहाँ पर थे, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो किताब में दिया गया है, ये अद्भुत है. मैं समझता हूँ कि जो एक काम इतना आसान नहीं है. जरूर उन्होंने 3-4 वर्ष तो डेफिनेटली इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, डाटा कलेक्ट करना और इसको सही दिशा में दिखाना सबको, देशवासियों को और विश्व में.
लोग इस पर रिसर्च करेंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, और वो सब की वजह से मैं समझता हूँ कि ये पूरा विश्वास है कि इस किताब एक बहुमूल्य डॉक्यूमेंट के तौर पर सबके लिए उपलब्ध होगी। मैं पवन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में इतना सहयोग किया, और आप सबका जो यहाँ पर आए हैं ये दिखाता है कि किस तरह से नेताजी आज भी इतने वर्षों के बाद उतने ही हमारे दिलों में बसते हैं जितने 1940, 1939, 1938 में बसते थे। हम सब नेताजी के लिए हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम इनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार ने 23 जनवरी को शौर्य और पराक्रम की एक प्रतीक मान के उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडमान में भी उनका जो जहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया वहां पे भी अब नाम भी बदला है, सब कुछ ये सब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का भविष्य नेताजी की लेगेसी के साथ आगे चलेगा, और हम विश्व में नॉट ओनली ज्ञान की एक अलग ज्ञान तो ऑफ कोर्स हमारे साथ है, जैसा बहुत से लोग कहते हैं शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत होती है, और ये हमारे आज से नहीं अनादिकाल से है। अगर हम लोग वेद पुराण उपनिषद ये सब हम आए थे, सुश्रुत वराहमी भास्कराचार्य आर्यभट्ट, ये सब हमारे देश में के बुजुर्ग थे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी एक अलग हस्ती थी। उसी तरह से हमको शौर्य और पराक्रम के क्षेत्र में भी उसी पायदान पर रखना, शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरत है। अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा और माँ काली की भी पूजा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हमारे बीच सभी सम्मानित वक्ता का, क्योंकि आप सब ने यहाँ पर बहुत सुंदर बोला, दिल से बोला, और इस तरह से आपने अपनी बातों को रखा कि आज यहाँ से जो भी जाएगा वो सब बातों को समेट कर सजो कर एक अच्छी धारणा रखेगा, और इस देश को पूरी और बुराई बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे पूछने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमेशा कहते थे, मुझसे खासतौर से क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बात करता था, तो मैं बाबू से पूछता था कि जय जवान जय किसान का क्यों आपने रखा नारा, क्यों दिया देश को? तो उन्होंने कहा कि जवानों की जहाँ हमें जय जयकार करनी है वहीं किसानों की जय जयकार करनी होगी। और उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी जय जवान जय किसान के बाद अगर कोई तीसरा नारा नहीं आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर संगम ही होगा, क्योंकि संगम जमुना यमुना गंगा आगे यमुना गंगा, और उसके साथ अदृश्य एक नदी है सरस्वती। जब तक सरस्वती नहीं मिलती तब तक संगम नहीं होता। तो उन्होंने कहा, मैं जब नारे हर नारे में जब बोलता हूँ जय जवान जय किसान, उसमें जोड़ता हूँ जय हिंद का नारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतना मानते थे, इतना समझते थे, उसके बारे में मैं आपको कभी गाँव को मौका मिलेगा तो और बताऊंगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि उनके मन में एक बात थी ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू मस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। उन्होंने
जब अपने उनकी डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने इंडिया बात की थी मेरी पूजनमा ललिता शास्त्री जी से, मेरे दोनों बहनों से, बड़े भाई से, हरी भैया से। तो उन्होंने इस बात को कहा था, रामसू जी आप बहुत दिलचस्प हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। सारे अखबार और इतने कॉन्फिडेंट थे वो, उनको ये था ही नहीं कि कोई मतलब कोई साइन करने के बाद आपको लेकर उनको कोई ऐसा हार्ट अटैक होने के बाद ठीक हार्ट अटैक हो रहा था। कैसे कोई सच बोल मैन, छोटे थे लेकिन बोल रखते थे। उन्होंने कहा कि मेरे को सारे अखबार हम जा रहे हैं, हम रास्ते में मुझसे गांधी पंते गांधी से बाहर मिलेंगे, रुक रहे हैं वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ अखबार से हमको देखना। लेकिन वो वेरी कॉन्फिडेंट और टर्निंग टू इंडिया वो बताते और ज़रूर बताते। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आ रहा हूँ और आते ही भारत में जब कदम पैर रखूँगा तो मैं कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो आप शायद सब लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, तो सोचेंगे क्या है, क्या भाषा। तो ये बात मेरे वर्ष में 16-17 साल का था, तो मेरे मन में जरूर आया कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा है और मिले हैं। तो उनको लगता है मैंने बहुत पूछा अम्मा से, अपनी माँ से कि कुछ आपको लगता है ऐसा कि नहीं, क्योंकि आपसे कहते थे बाबू तो आपको कुछ लगता है। तो उन्होंने कहा कि वो ये कहते थे हमेशा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जरूर आएंगे, ऐसा उनको लगता था। अभी आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, इतना कहते हैं क्या कहा बाबू जी ने, लेकिन ये जरूर कहा, जैसे भी कृष्ण हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा और अभी सबने कहा, वक्ताओं ने सबने कहा कि बाबू जी की मिस्टीरियस डेथ थी। I will never say that he died a natural death. The natural death नहीं, it was a mysterious death. He was eliminated from the scene. Why was he eliminated? ये आप सबको सोचना पड़ेगा गंभीरता से, दीपक जी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको। Why? He was literally eliminated. He was removed from it. So I personally feel इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनको शायद पता चल गया था कि ताशकंद डिक्लेरेशन होने से पहले उन्होंने शायद ये बाबू जी ने कोशिश और ब्रजदेव की बात कहीं नहीं झगड़े थी। मुझे भी मालूम है बहुत कुछ मैंने सुना इसके बारे में। मुझे लगता है कि कोशिश से बाबू जी ने एक बात जरूर कही होगी कि मैं जब तक साइन नहीं करूँगा जब तक तुम हमें कोशिश से मिलाओगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलाओगे ये कहा। और आपने देखा कि उस समय ताशकंद डिक्लेरेशन के सिग्नेचर हो रहे थे, उस समय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शक्ल वाला एक व्यक्ति वहाँ था जिसको हर बार ने दर्शाया। एवरी पेपर शो ही वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ थे और उसके बाद बाबू जी ने साइन किया ताशकंद डिक्लेरेशन, तो बाबू जी ने कोशिश ने बाबू जी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलाऊंगा, वो होता है। उसके बाद दे हैड टू एलिमिनेट लाल बहादुर शास्त्री बिकॉज इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत बड़ा एक मामला है। आई थॉट टुडे आप सबके सामने मैं भी अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि बाबू जी दिल हुई नेताजी। तो मैं इन शब्दों के साथ थोड़ा भावुक हो गया था। मैं बहुत सुन रहा था आप लोगों के भाषण, मुझे बहुत भावुक हो गया था। मैं रियली मूव्ड। मुझे लगा कि मैं भी तो ये दीपक जी कह रहे थे कि आप भी कह दीजिए, तो फिर मैंने कह दिया
और जो कहना था मुझे मैंने सब कह दिया, खोल के कह दिया। तो मैं मानता हूँ कि ये विश्वास मुझसे जरूर मिलने चाहती थी। मैंने अपने ताशकंद फाइल जो मूवी आई उसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि बाबू जी ने ये कहा था कि मैं लौटूंगा जब भारत में तो कुछ ऐसी बातें कहूँगा, ऐसी बातें बताऊँगा भारत के लोगों को, वो सब लोग सब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। कोई इस नेचर को सीधे जब ताशकंद बिल्कुल वो है उसको कोई देखे डॉक्यूमेंट नहीं करेगा। तो बाबू जी उस कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, और इतने तुमको अगर लंबाई होता कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्यों कहते फोन करके इशारा एक बार हमारे को भेजो वहाँ पर हम करेंगे, क्या सोचते हैं। All these things do prove that he was not weak man, he was a very bold man. उनको हार्ट अटैक का सवाल ही नहीं। I totally disagree और मैं ये बात पूरा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और I would like to say to Deepak ji that he must take a note of it. Babu ji never died a natural death, it was a mysterious death. And I feel that I am very लेकिन कहूँगा कि लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि I respected your father like anything. जसवंत सिंह जी ने उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, सुधांशु जानते हैं। मतलब कई वर्षों तक हम 3 साल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी। आई रिमेंबर एंड आई रिस्पेक्टेड जसवंत सिंह जी द मोस्ट और बहुत उनको याद करता था, हमेशा उनको बताता था, तो उनका भी लगता था, मुझे बहुत लगता है। तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, हमारे खासतौर से सुधांशु मित्तल जी से मैं कहूँगा कि जरूर इस पर ध्यान दें कि बाबू जी का भी मिस्त्री को निकालने की चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो लिखा, नरेंद्र मोदी जी को लिखा है मैंने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि साहब सब लोग जनता की मांग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि उसमें फर्ज नहीं है। एक प्रधानमंत्री अगर भारत के वोट पर मरता है और उसकी डेथ हो जाती है और नहीं आता वापस, तो उस पर कोई ना कोई सुविचार तो करना ही चाहिए सरकार को, जिसका प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबको चाहने वाला व्यक्ति हो, मैं शास्त्री जी की तरह अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता हूँ। बाबूजी को भी ये कहना था कि तुम 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक मेरा परिवार सीमित नहीं है। सुने तो वहाँ से गुस्सा हो गया, नाराज हो गया मुझसे। मैं स्कूल जा रहा था, अगर नहीं आप हमको पूछते भी नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, तो 20-21 दिन गुजर गया, हमसे आपने पूछा भी नहीं बात होती। तो उन्होंने मेरे पास आए, मेरे कंधे पर पीठ पर हाथ रखा, मैंने उसका हाथ कंधे पर रखा तो कहा इसमें मैं तो गुस्से से बताना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों ने मुझे कैसे पौधे पर बैठाया है, इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, वज़ीर आज़म बना दिया है, जहाँ मेरे से मेरा परिवार केवल दो लड़कियाँ और 4 लड़कों तक सीमित नहीं है। 2 बहनें और 4 लोग भाई थे, उनका 4 लड़कों और 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है। ये पूरा भारत मेरा परिवार है और उसकी देख रेख करना मेरा फर्ज है। मुझे ऐसे आदमी से कर्तव्य है और जब कहाँ से उनको हार्ट अटैक हो जाएगा एक दस्तक करने पर और मर जाएंगे कि कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज हुआ जैसे बाबू, लेकिन हम सब मेरे परिवार को आज भी इस बात की ग्लानि है, थोड़ी दुख है कि जो बाबू जी का सरकार कर सकती है। और अब जब बीजेपी सरकार है और 14 साल की 13 साल से है, तो बीजेपी सरकार को तो कम से कम जरूर आवश्यकता।
लेकिन जाएगा तो बहुत चीज़ें सामने और आ जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको अपने गुड विश देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके लिए यही चाहता हूँ कहना कि आप सब मिलकर और अटल जी को और वाणी को हम लोग को ले सकते हैं। अटल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं तो वही कहूँगा, सारी वसुधा कुटुंबा कर सर्वना धर्म हमारा, हम है केवल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी आज हमारे बीच में थे और उन्होंने जो बातें हमें बताई वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत गहन विषय पर सरकार का और यंग जनरेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। दीपक जी दो शब्द और कुछ कहना चाहते हैं। दीपक जी प्लीज। शास्त्री जी की फैमिली से मेरा जो रिलेशन है वो 9वीं क्लास से है। जब मैं पिलानी में पढ़ा करता था तो इनके जो छोटे भाई थे अशोक, मेरे बच्चों भैया बोलते हैं, मेरे साथ मैं उनके रूम में रहा हूँ 6 महीने तक लगा था, क्योंकि मेरे को हॉस्टल में कमरा नहीं मिला था। 6 महीने के बाद कमरा मिला। एंड जो भी कुछ हुआ बाबूजी के साथ बहुत ही गलत हुआ और इसीलिए मैंने अपने स्पीच में बोला, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए उसमें बोला कि इसका रिलेशन ताशकंद समझौते से स्टार्ट होता है और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स तक जाता है। तो मैं जो भी नॉवल लिखूंगा उसके अंदर बहुत कुछ पता है कि क्या हुआ वहाँ पे। और जैसे मैंने जिक्र किया कि कोई भी नहीं जिंदा बचा जो उनका पर्सनल स्टाफ था। कैसे पॉसिबल है ये शर्म की बात है हमारी एजेंसीज के लिए और हम लोगों के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, बड़ा दुख की बात है। और मैं कोशिश करूँगा, कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें GRU के आर्काइव्स में होती हैं और GRU के आर्काइव्स से अभी कोई पैनिटेशन हमारा तो है नहीं, ना ही कुछ सोर्स है जो वहाँ तक की इंफॉर्मेशन निकाली है। लेकिन जरूर इस विषय पे सोचना चाहिए, करना चाहिए और वो फाइलें यहाँ से हम इकट्ठी कर सकते हैं, उसको पर इन्वेस्टिगेट हो सकता है। वो लोग आज उनकी फैमिली जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनकी क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ तो हो ही सकती है। ये तो हिंदुस्तान में हो सकता है, इसके लिए आपको रूस जाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग रूस उस समय भाग गए थे डेथ के बाद शास्त्री जी, उन लोगों को ढूंढना आज की डेट पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी होगी और क्या पता उसे रूस में कहाँ रखा होगा, क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं जरूर आपको वायदा करता हूँ, कोशिश करूँगा। थैंक यू। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य